तो देखो हमारा अगला नेक्स्ट यूनिट है, हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी एक ही लाइन में ऐसे सीधे सीधे चले का मतलब ये हुआ कि मोशन इन अ, देखो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, या 2D में कोई भी बॉडी 2 डायमेंशनल मूव करेगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे अभी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोई एक बॉडी जो एकदम सीधी रेखा में ट्रेवल कर रही हो। सीधी रेखा मतलब हो सकता है तिरछा भी चले, और जैसे मान लो रोड पे कोई बस चल रही है तो एकदम सीधा ही नहीं चलता है, पता चला अब सीधे के चक्कर में हम किसी घर में घुसा दिया, वैसा नहीं करना है। तो बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सीधा ही चल रहा है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, पहला चीज़ तो ये होता है मैकेनिक्स। क्या होता है मैकेनिक्स के बारे में पहले आप बात कर लेते हैं। जनरली लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है, फिजिक्स का जो ब्रांच होता है, ठीक है, और इसमें हम लोग पोजीशन और बॉडी के इस जो पोजीशन होता है और पोजीशन के रेस्पेक्ट में बॉडी को स्टडी करते हैं बेसिकली। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखोगे तो क्या बोल सकते हो कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल और बॉडीज इन स्पेस विथ टाइम, है ना, जो भी टाइम के रेस्पेक्ट में एक्चुअली ट्रेवल करता है तो वो आप बोल सकते हो, या टाइम के रेस्पेक्ट में जो मूव करता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैकेनिक्स बोल सकते हैं। तो आप इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे क्या बोलोगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of particles or bodies in space with time। ठीक है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मान लो मूव कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक, ये ब्रांच होता है मैकेनिक्स का। तो आप इसमें लिखोगे द ब्रांच ऑफ रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। तो पहले आप रेस्ट के बारे में बोलोगे कि अगर मान लेते हैं टाइम के साथ अगर पोजीशन जैसे मान लो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी बॉडी रेस्ट में कहलाएगा। और टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो फिर हमारा क्या कहलाता है, मोशन में कहलाता है। तो इसमें आप लिखोगे इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with respect to time or surrounding is said to be at rest, said to be at rest। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमने क्या किया, कोई बुक पड़ा हुआ है टेबल पे, आप बोल सकते हो कि अ बुक ऑन द टेबल। तो किसी टेबल पे मान लो कोई बुक पड़ा हुआ, कोई भी ऐसी चीज़, आपका मान लो सेल फोन पड़ा हुआ है, तो वो उसको क्या बोलोगे, रेस्ट बोलोगे। मोशन में अगर मान लो मोशन की बात किया जाए तो मोशन क्या हो सकता है, इफ इसी में आप चेंज कर सकते, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस डज नॉट, बस हटा दो, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग इज सेड टू बी एट मोशन, है ना। तो बस मोशन के लिए आप डज नॉट हटा देना, आपका हो जाएगा। अब उसके लिए एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, कोई भी मान लो
मोशन ऑफ व्हीकल बोल सकते हो, मोशन ऑफ व्हीकल, या कोई भी साइकिल, बाइसिकल, ट्रेन, एरोप्लेन जो भी है। तो एरोप्लेन तो 2D में आ जाएगा। तो अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ज़मीन पे उड़ रहे हैं, हवा में नहीं। ठीक है, हवा में नहीं उड़ रहे हैं। हवा में उड़ने का मतलब ये हुआ कि फिर वो 2D 3D में आ जाएगा। तो अभी हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। मतलब हर एक बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो रेस्ट में, प्योरली रेस्ट में है। कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ या कोई ना कोई बॉडी ऐसा है जो वो हमेशा मोशन में है। नेक्स्ट हमारा आता है पोजीशन की बात किया जाता है, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, पोजीशन का। ठीक, पोजीशन को कंसीडर करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक छोटा सा टर्म्स आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहेगा। इसके बारे में अगर मान लो मैं इसके बारे में बात करूं तो पोजीशन का मतलब क्या होता है, देखो इसमें आप लिख सकते हो चाहे तो, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल refers to its location, in space at a certain moment of time। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जैसे मान लो मैं बात कर रहा था, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मान लो एक बस में कुछ यात्री, जैसे ये बस है, मान लो 2 फ्रेंड आपस में बैठे हुए, एक तीसरा फ्रेंड ऐसे है। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो ये पोजीशन पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे हैं। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी से पूछेगा, अगर मान लो हम लोग बात करेंगे तो ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन क्या है, मतलब अगर स्पीड वगैरह की बात किया जाए तो वो एक दूसरे के रेस्ट में कहलाएंगे, मतलब वो मोशन में नहीं कहलाएंगे। ए बी के या बी ए के पोजीशन की अगर बात किया जाए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी को हम लोग बोलते हैं। हम कहाँ से किसी चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। हम 2 दोस्त बैठे हुए हैं, ए और बी बस में बैठे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, वो रेस्ट में कहलाएंगे। लेकिन अगर ए सी को देखेगा या सी ए को देखेगा तो सी के रेस्पेक्ट में आप सी पॉइंट से ए को देखोगे तो फिर क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। या बी सी को देखेगा या सी बी को देखेगा तब भी क्या कहलाएगा, वो मोशन में कहलाएगा। तो ये पोजीशन का बड़ा यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की जाएगी कि किसी भी इस चीज़ का मेजरमेंट आप कहाँ से कर रहे हो। तो द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिफर्स टू इट्स लोकेशन इन स्पेस एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम। तो उस टाइम पे आप कहाँ से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम पोजीशन पे, इसलिए हम किसी ऐसे पार्टिकुलर पोजीशन के बारे में यहाँ पे नहीं बोल सकते कि नहीं इसी पोजीशन से आपको मेज़र करना है। जैसे हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं, किसी भी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं या इसको मेज़र करना होता है तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि ओरिजिन से मेज़र कर लो, ओरिजिन से मेज़र करके देख लो, कोई भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं इन जनरल। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फिजिक्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इफेक्ट पड़ेगा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कहाँ से देख रहे हो, मेज़र कर रहे हो, इस बात पे इसकी वैल्यू आएगी जो भी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आप हेडिंग डालोगे डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ और टोटल लेंथ
और टोटल लेंथ कवर्ड बाई अ पार्टिकल और अ बॉडी in a given time। ठीक, ये क्या होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब क्या हुआ कि आप कहीं जा रहे हो पैदल, जहाँ भी, तो जितना आप चलोगे वो हमारा पूरा क्या होगा? डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट की अगर मान लो हम लोग बात करते हैं, अभी मैं इसका एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट आपका है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसका क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial point या पोजीशन, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूँ। हमने क्या किया, एक डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ, है ना, एक ऐसे मान लो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक कोई व्यक्ति है, राम श्याम घनश्याम मान लो, जो भी है। तो मान लो ये पहले 4 मीटर डिस्टेंस इधर चला, ए से बी तक गया, और फिर बी से सी तक मान लेते हैं 3 मीटर चला, जस्ट सपोज। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई, मान लो डिस्टेंस कवर्ड बाई, मान लो यहाँ मेरे को अर्पण दिख रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई अर्पण, ARPON। ठीक, अर्पण के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा? पहले ये अर्पण क्या किए, ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 4 + 3 यानी 7। अगर मीटर में है तो मीटर में लिखोगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखोगे, तो ये 7 मीटर इनके द्वारा डिस्टेंस कवर होगा। लेकिन अगर मैं यही डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई अर्पण कितना हो जाएगा? फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे सी पे है, और इनिशियल पॉइंट क्या है, ए पे है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये अगर मान लो ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, होल इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, स्केलर और वेक्टर आप लोग जानते हो ना क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी। ठीक है, तो अगर मान लिया, जस्ट सपोज मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ से एक पॉइंट ऐसे दिया हुआ है, ए है, ये ए है और बी है। मान लो मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं कौन? ईसा दिख रही हैं। तो मान लो ईसा अपने स्कूल से, ये घर है और घर से ये स्कूल जा रही हैं। ठीक, मान लेते हैं 100 मीटर का डिस्टेंस है, जस्ट सपोज इनके स्कूल, घर से स्कूल का। तो अब मेरे से पूछा जाएगा कि ये स्कूल गई और स्कूल से छुट्टी होने के बाद ये वापस घर आई, तो इनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया वो कुल कितना हो जाएगा? जाने में जितना लगा वो और आने में जितना लगा वो, तो 100 + 100 यानी कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हमसे पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल पॉइंट और इनिशियल जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस जितना आप ट्रेवल कर रहे हो वो हमारा वैल्यू आता है। तो चलो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्कल है, मान लो हमने एक सर्कल बना दिया इस तरीके से, ये सर्कल बनाया, यहाँ एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ से हमने एक सर्कल ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। इसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि अगर मान लो अ पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस आर है। क्वेश्चन आपका है अ पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कुलर पार्क ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। ठीक, अब हमसे इसमें पूछा क्या जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by the object या particle by the particle PARTICLE पार्टिकल। किस किस कंडीशन में, 3 कंडीशन दिया हुआ। पहला A to B पाथ, जब A से B पाथ को कवर करेगा तब, ठीक। और इसमें A और B तो हमने बताया नहीं, ये हमारा A है, ये हमारा B है। A to B पाथ को अगर कवर करेगा तब, फिर अच्छा ये A to B सेमी सर्कुलर केस में ना, सेमी सर्कुलर पाथ। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट A से B तक डायमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट किया चले गए। फिर दूसरा है A to C पाथ, और तीसरा हमारा है A to A पाथ फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन हमने दिया है कि मान लो एक बॉडी है, पार्टिकल है, मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। अब A से B तक पहला क्वेश्चन की बात किया जा रहा है। A से B तक ये मान लो ऐसे आ रहा होगा। अब A से B तक अगर मान लो आएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2 पाई आर, टोटल होता है पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। और इसमें अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे A to B पाथ के लिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, रेडियस ये और रेडियस ए, तो OA और OB डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा OA प्लस OB, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं ना, कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, जहां भी खड़ा हो, उस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, जो भी डिस्टेंस आएगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये R और ये R कितना हो जाएगा, 2R। ठीक, ये 2R हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, A to C की बात किया जा रहा है। तो A to C में अगर आप देखो यहाँ से, A to C क्या है, सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो अगर 1/4 पार्ट है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई R डिवाइड बाई आपका 4 हो जाएगा। तो इसमें अगर डिस्टेंस की मैं बात करूँ
दूसरे वाले में, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई 4 यानी पाई आर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए से लेकर के सी के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ से यहाँ के बीच में, ऐसे ए से सी के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ये हमारा आर है, ये हमारा आर है और ये 90 डिग्री है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर रूट 2 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा आर रूट 2। ठीक, तीसरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो ए टू ए आ रहा है, तो डिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया था वापस वहीं पहुँच गया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मान लो ये सर्कल दिया हुआ है ऐसे, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्कुलर पाथ में ही है। मान लो ये मैंने एक सेंटर ऐसे दिया हुआ है। ठीक, तो हमने क्या किया, एक यहाँ से सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और इन दोनों को ऐसे मान लो मिला दिया। ठीक, क्या दिया हुआ है, मान लो ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और ये जस्ट सपोज मान लेते हैं इसको ए ओ हमने बोल दिया। दिया हुआ है कि मान लो रेडियस हमारा दिया हुआ है कितना, रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और ये एंगल दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, 30 नहीं 60, चलो मान लिया हमने 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए से बी तक जो जाने में आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी। हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो चलो आप डिस्टेंस ही निकालो, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा, कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हो देख लीजिएगा। ठीक, इसका जो आंसर आएगा, आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसर आएगा 2 इंटू आर, आर का वैल्यू है ये, इंटू साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 यानी 60/2। तो आपका आ जाएगा 10 साइन 30 यानी आ जाएगा 10 इंटू 1/2 यानी 5 आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, इसको कैलकुलेट करना है आपने। 10th में कुछ थ्योरम्स हैं उनको अगर आप जानते होगे, ये आंसर मैंने बता दिया है, कुछ थ्योरम्स हैं उन्हीं का यूज़ करना है, बेसिकली बन जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट, इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहला हमारा है फर्स्ट पॉइंट कि कभी भी जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाएगा डिस्टेंस से, हमेशा डिस्टेंस ग्रेटर होगा। ठीक है, दूसरा चीज for a moving particle, for a moving particle distance
never decrease, distance never decrease with time, while displacement can, ये आपको तो पहले ही समझ में आ गया कि डिस्टेंस भाई जितना हम चलते जाएंगे, जितना चलते जाएंगे वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं, कम नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो आपका वैल्यू बढ़ता ही जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर आप डायरेक्शन चेंज किए तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट with time means body is moving, means body is moving initial position towards initial position। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट पहले क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, बढ़ रहा था, फिर अचानक से घटने लगा। अब घटने लगा का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी क्या हो रहा था, दूर जा रहा था। मान लो ऐसे, अब स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा है, तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। अच्छा, घटने लगा मतलब इसका जो डायरेक्शन हुआ बॉडी का, वो इनिशियल पॉइंट की तरफ होने लगा। तो अब अगर मान लो ये डिस्टेंस हमारा ये था, मान लो ये ए था, ये बी था और ये सी था, पहले ऐसे सीधे जा रहा था, दूर जा रहा था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम था। अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करूँगा तो डिस्टेंस हमारा यहाँ और फिर ये ऐसे आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ कि अगर चलते चलते अचानक से डिस्प्लेसमेंट घटने लगे, मतलब ये हुआ कि बॉडी का जो डायरेक्शन था वो टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ वाला। फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस can never negative or zero, can never negative or zero, while displacement can। ठीक, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये एक तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी हम लिख रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। अगर मान लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस लिखने के लिए बोला जाए तो फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये इन चारों पॉइंट्स को ध्यान रखना। बाकी अभी 5वां पॉइंट में मैं ये बोल सकता था कि अगर बॉडी मान लो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, बस ऐसा बोल सकते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अगला टॉपिक, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट हमारा आप हेडिंग डालोगे क्या चीज़, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, इसमें आप लिखोगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ये स्केलर और वेक्टर का ही, कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन
position of a particle is known as स्पीड। ठीक, स्पीड को आप क्या बोल सकते हो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। या s डिवाइड बाई टी। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, kmph बोल सकते हो। अच्छा, कई बार हमसे कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, तो आप 1 किलोमीटर पर आवर को 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकेंड होता है, ये याद रखना। और ये कहाँ से आता है? किलोमीटर को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से और आवर्स को डिवाइड करोगे 3000 यानी 60 × 60 से। तो ये अगर मान लो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। या मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमेरिकल कहता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला। मीटर पर सेकेंड का LT - 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्केलर क्वांटिटी मतलब समझ रहे हो ना? स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब किधर भी जा रहा है ना। स्केलर क्वांटिटी मतलब विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में हम लोग बात करेंगे, पहला एवरेज स्पीड, दूसरा हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरा हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। और एक चौथा भी है इंस्टेंटेनियस स्पीड, टेनियस स्पीड। ठीक, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? एवरेज स्पीड। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? यूनिफॉर्म। पहले आप हेडिंग डालो यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड डालो, फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको नॉन यूनिफॉर्म, फिर एवरेज स्पीड में आएंगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा क्या होता है कि अ बॉडी is said to be moving with uniform speed, if it covers equal distance, in equal interval of time, मतलब ये हुआ यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हुआ कि मान लो ये हमने यहाँ से A से P तक जाना है और इसको 2-3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लो ये C हो गया, ये D हो गया, फिर ये E हो गया। तो क्या बोला जा रहा है कि अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है और ये भी डिस्टेंस x है।
इनका जो कवर करने में जो टाइम लग रहा है, ए से सी तक जाने में भी टाइम टी लग रहा है, सी से डी तक भी टाइम टी लग रहा है, और डी से ई, मान लो ये ई है तो ई से भी टाइम टी लग रहा है, और डी से बी तक भी जाने में टाइम टी लग रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस को क्या कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाए। ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप रोड पे चल रहे हो तो कई बार क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है लेकिन क्या होता है, गाड़ी का स्पीड अलग अलग हो जाता है। हो सकता है मार्केट में आप चल रहे हो, डिस्टेंस वही है, स्पीड आपको कम और ज़्यादा करना पड़ता है। और अगर मान लो मार्केट में रश नहीं है तो फिर क्या होता है, आप यूनिफॉर्म स्पीड से चलते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आप समझ ही गए होगे। अगर मान लो इनमें से कोई भी एक चेंज हुआ, या तो डिस्टेंस चेंज हुआ, टाइम सेम है, टाइम चेंज हुआ, डिस्टेंस सेम है, या दोनों अलग अलग आ रहा है, ठीक है, एटलीस्ट एक सेम ना हो, तो फिर इसका मतलब ये हो कि नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या लिखोगे आप, इफ इट कवर्स unequal distance in equal interval of time, or equal distance in unequal interval, of time। ठीक। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या अलग, ये दोनों अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई चीज़ भी एक भी हो सकता है, या तो एक्स अलग हो जाए या टी अलग हो जाए। ठीक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगला हमारा क्या था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। जो हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहला जो हमारा था क्या था, एवरेज स्पीड। तो आप हेडिंग डालोगे एवरेज स्पीड, और वी एवरेज इसको बोलते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक। तो एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, पहले फार्मूला लिख लेता हूं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन